प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले हफ्ते में पाकिस्तान की अदालतों में पॉलिटिकल केसेस में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर हफ्ते अदालत में पेश हो रहे हैं और उनके केस में अगर आप देखें तो 110 गवाह हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 4 की जिरा हुई है और अब उनके केस में कुछ तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त अपनी ज़मानत की दी थी उसको वापस ले लिया है। ये उन्होंने क्यों ले लिया है? फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने अभी तक अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी नैब की जानिब से दायर की गई थी उसको एहतसाब अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और उनको जुडिशियल कर दिया गया है। फिर मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर हो गया है। फिर सिंध में कुछ और मामलात भी नैब के इल्म में आए हैं जिस पर कॉल अप नोटिस हो गए हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद रीजन में नैब को पता चला है कि वहाँ पर घोस्ट मुलाजमीन जो घोस्ट थे उन पर उनकी जो उनको सैलरीज दी जा रही थी, फिर उनको रिटायर करवाया गया। रिटायर करवा के उनको पेंशन की रकम अदा कर दी गई और नैब के इल्म में आया है कि 10 अरब रुपए की करप्शन का मामला है। अब जो मुतल्लिका लोग थे उनको कॉल अप नोटिस हो गए हैं। इसी तरह से सिंध में एक और नैब ने एक और नोटिस जारी किया और वो जो माजूरों की बहाली का प्रोजेक्ट था उसमें 25 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ कि जी वहाँ पर पैसे अपने लोगों में तकसीम कर दिया गए इलीगल अपॉइंटमेंट्स करके, तो वहाँ पर कॉल अप नोटिस हुए हैं। तो जो सियासी हमारे पाकिस्तान में सियासी शख्सियात हैं उनके केसेस जिन जिन अदालतों में हैं जहाँ पर हैं, सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कब कंक्लूड होंगे, ये किस किस मरहले में हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ज़मानत क्यों नहीं, दरख्वास्त क्यों नहीं दाएँ, हमजा साहब ने दरख्वास्त वापस क्यों ली है, ख्वाजा आसिफ साहब के केस का क्या होगा। तो आज हमने सोचा कि इन तमाम केसेस पर डिस्कशन की जाए, इनके कानूनी पहलुओं पर बात की जाए और इस पर बात करने के लिए कानूनी माहिरीन का पैनल एक हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके केसेस देखते हैं और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के वकील भी हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मारूफ कानूनदान हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, आप भी कानूनदान हैं और नैब के वाले से आपकी ख़ास तौर पर खासी ग्रिप है। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं राजा आमिर अब्बास साहब आपसे अगर शुरू करूँ तो ये कहिएगा कि आपके ख्याल में ये जो शहबाज शरीफ साहब का केस मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है और हमजा साहब का भी, और उसमें कुछ और भी मुल्ज़िमान हैं, 110 इसमें गवाहान हैं जिसमें से चौथे गवाह की जरा भी मुकम्मल हुई है। आप इस केस को कितने अरसे में कंक्लूड होता हुआ देखते हैं? देखिए, अगर तो नैब की अदालतें जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा बढ़ा दी जाएं और वो 120 अदालतें या कम से कम 60-50 अदालतें मजीद आ जाती हैं और फिर हर कोर्ट में 3, 4, 5 केसेस होते हैं और डे टू डे अगर ये चलेंगे तो 6 महीना या साल में ये के, और अगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं वो जो वकला की तरफ से ली जाती हैं एडजर्नमेंट्स, कि जैसे आपने जरदारी साहब का देखा कि 1 साल लग गया खाली चार्ज फ्रेम होते हुए। और अगर हम माजी में देखते हैं, मैं बहुत से नैब के केसेस खुद कर रहा हूं, जैसे डेंटल पार्क के हैं, दूसरे तीसरे, तो उसमें अगर 1 to 10 के स्केल पे आप देखें तो 7 या 8 साल में वो अभी स्टेज 2 पे भी नहीं आए और 8 स्टेजें बाकी हैं। और अभी तो जो प्रोसेस तो बहुत स्लो है। अभी जो पिछले लेकिन राय साहब अभी जो हेयरिंग थी शहबाज शरीफ साहब के केस की, पिछली जो समाअत हुई थी 20 तारीख को, उसमें उनके वकील अमजद परवेज साहब नहीं आ सके। उनको बताया गया कि उनकी आंखों से पानी बह रहा था, वैसे उनकी तबीयत नासाज थी। तो फिर जज साहब ने कहा कि अगर मुझे कहेंगे तो मैं तो 25 साल की तारीख भी आपको दे दूंगा, लेकिन मसला यह है इसका आपको नुकसान होगा। और फिर उस दिन हो भी कुछ नहीं सका, सिर्फ एक जो गवाह था उनका सिर्फ बयान ही रिकॉर्ड हो सका और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के मामला भी होते हैं जो आप जजमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जब तक के अदालतें ज्यादा नहीं होंगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मॉनिटरिंग जज होते हैं इन स्पेशल कोर्ट्स के, वो इनको डायरेक्शंस नहीं देंगे कि जनाब इसमें एडजर्नमेंट्स आपने आंखों से पानी आने की बुनियाद पे नहीं देनी, आपने इसमें विटनेस को करा लेना है, भले से वकील अगर नहीं आया हुआ तो उसको ये इंस्ट्रक्शंस दें कि वो अपना अरेंजमेंट करे किसी और एसोसिएट का, कि वो आके एसोसिएट का करे कि वो। लेकिन मसला है कि एसोसिएट जब आते हैं तो लेकिन मसला है कि एसोसिएट आकर ये कहते हैं कि जी जन करते हैं क्योंकि वकील साहब नहीं आए, एसोसिएट खुद ये कहते हैं आकर। एनीवे सर, मैं इस पर जरा एक और इसका पहलू है, मैं अगर कामरान मुर्तज़ा साहब
सर मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अभी तक जमानत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की है? कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में उनके पेश नज़र? देखिए, ये सारा ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल करना या न दाखिल करना, ये कोई भी फरीक अपने वकील के मशवरे से करता है। तो मुमकिन है कि वकील के मशवरे ने उनको लीगल साइड पे ये मशवरा दिया हो, उनको ये कहा हो कि इस वक्त जो है ये स्टेज नहीं है बेल फाइल करने का, और आप वो उधार मांग के शर्मिंदा होने वाली बात है ना, मुआवरतन कह रहा हूँ, तो इस वक्त बेल फाइल ना करिए, इसमें कोई ऐसा स्टेज आएगा तो फिर बेल फाइल कर देंगे। ये भी मुमकिन है कि ये नून वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर ये भी मुमकिन है कि शहबाज साहब खुद ना चाह रहे हों इस वक्त बेल, मगर जो है ना वो बेल के लिए आम तौर पर या किसी भी लीगल साइड पर जो हो सकता है, इसकी रीज़न सियासी भी हो सकती हैं, मगर इसकी आम तौर पे होता ये है कि ये जब आप केस कर रहे होते हैं तो वो सारा कंट्रोल जो है वो ड्राइविंग जो सीट जो होती है वो वकील के पास होती है। कोई भी क्लाइंट हो, भले वो कोई छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो, वो नॉर्मली अपने वकील के उसकी मंशा के मुताबिक चलता है, और जहाँ पे अगर ऐसी बात हो कि हमारी मंशा के मुताबिक कोई क्लाइंट ना चले तो हम फाइल वापस कर देते हैं। ठीक है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आपकी वैसे इस पर राय क्या है? शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत की दरख्वास्त दायर ना करने की वजूहत सियासी हो सकती हैं या तकनीकी हो सकती हैं, कानूनी वजूहत हो सकती हैं? मैं दोनों ही समझता हूँ, और बड़ा सही कामरान साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर ये मामला तो फ़ैसला उसी ने करना होता है जो उनका केस कर रहा होता है, और वो उसे नज़र आ रहा होता है कि सिचुएशन क्या है, तो उसने प्रॉपर्ली एडवाइस करना होता है अपने क्लाइंट को। लेकिन इसमें सियासी भी मुझे नज़र आती हैं, क्योंकि इस वक्त बाहर जो फ़िज़ा है उसमें बेहतरी उनकी ये है कि इसी में है कि वो अभी अंदर रहें, चूँकि ना तो बाहर वो उस तरह की तहरीक चल रही है और ना तहरीक से वापस होना PDM की तहरीक से वो किसी के इंटरेस्ट में है। चूँकि अगर वो कोई भी शख्स इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो चाहते यही है कि कारोबार गुलशन का कारोबार चलता रहे, और उसके लिए चूँकि मौलाना साहब हमारे मेहरबान जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो मैदान अमल में मौजूद है, तो इसलिए उन्हें ही इसी काम के लिए वो जो कहते थे कि अब आप इसी काम के लिए हैं, तो वो अकेले काम करते रहे। चूँकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसके सरबराहान ख़ास तौर पर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब है, वो कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा वजह नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हमेशा जब भी कोई गए हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर बेल अप्लाई की है और बेलें उन्हें मिली भी हैं। तो अब अगर वो बेल अप्लाई नहीं कर रहे, या इवन आपने जैसे फरमाया कि हमजा शहबाज शरीफ ने भी अभी इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरी बेल ना दायर की जाए या वापस ले ली जाए, तो ज़्यादातर इसकी वजह सियासी ही मुझे नज़र आती हैं। तो बाकी जहाँ तक केसेस के कंक्लूड होने का मामला है जी, वो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में ये केसेस जो हैं वो कंक्लूड होते हुए नज़र नहीं आते। क्यों? या यूँ समझिए कि अगर मेरी ज़िंदगी इसमें लंबी हो गई तो सियासी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके दौर में भी उसकी वजह यह है कि सिस्टम अभी तक जिस तरह चल रहा है उसमें मेरे सारे दोस्त जो है वकालत से बहुत सीनियर यानी अंदाज में उसमें मौजूद हैं। इन सब को पता है कि केसेस जो है वो बिल्कुल उनमें कोई प्रोग्रेस ज़्यादा होती नहीं है, और जहाँ तक अर्ली डिस्पोजल का मामला है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन भी हो हुक्म भी हो जाए कि जी इसको कंक्लूड किया जाए, तो वो फिर भी केसेस कंक्लूड नहीं होते। उसकी कई वजूह हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उसमें जजेस का कॉम्पिटेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि जजेस जो हैं वो कंट्रोल करें, जिनके हाथ में चूँकि ड्राइविंग सीट पे वो होते हैं, कंट्रोल करें। और जब वो कंट्रोल कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह की फ्रिवलस किस्म की जो होती है अपना एडजमेंट वो नहीं देते, जिन्हें पता होता है। क्योंकि जजेस भी इस तरह के केसेस में कोशिश उनकी भी यही होती है कि चलो जान छूट जाए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अदालतों में बहुत ज़्यादा खुशी से लोग अर्जन करना जजेस जो है वो करते हैं। तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है अब अर्जनमेंट पे चल रहा है। हुकूमतें भी अर्जनमेंट पे चलती हैं, उनका भी ये है कि चलो काम चलता रहे, बातें होती रहे कि जनाब आप ये कर रहे हैं, आप तहकीकात कर रहे हैं, आप फलां को पकड़ रहे हैं, फलां को, यानी जो असल क्रक्स है जिसकी तरफ आना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इसमें इंसाफ का निज़ाम इस तरह का हो कि हर शख्स जो कटहरे में जाता है, पहली बात तो कि कटहरे में हर कोई जाए,
और फिर जब वो जाता है तो उसका फैसला भी आए और लोग अपनी आंखों से देखें कि जिस केस की इतनी हाइप क्रिएट की गई थी वो केस जो है वो नतीजा खेज साबित हुआ है, या अदरवाइज अगर नतीजा खेज साबित नहीं हुआ तो जिन्होंने हाइप क्रिएट की थी दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर इस तरह की रिजल्ट ओरिएंटेड लिटिगेशन होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होगा। लेकिन सर मसला ये है ना कि 5 घंटे में एक गवाह की जरा पर जरा मुकम्मल होती है। मिसाल के तौर पर 16 तारीख को शहबाज शरीफ साहब की जो हेयरिंग हुई थी उसमें एक FBR के एक अफसर आए हुए थे जिन पर जरा होनी थी, तो अमजद परवेज साहब ने जो है वो 5 घंटे में उन पर जरा मुकम्मल की, या 5 घंटे कुल समाअत हुई और एक गवाह की जरा मुकम्मल हुई। तो आपने जरा देखी पहले भी जी, आपने पहले भी जरा देखी जी, जो उसमें जब करते रहे हमारे उस डिफेंस की तरफ से नवाज शरीफ साहब के केस में, यानी उन्हें चूंकि नजर ये आता था कि जितना लंबा किया जा सकता है वो ये जज साहब ने कहा ना कि मैं तो आपको 25 साल की भी डेट दूंगा, लेकिन आप पर जज साहब की बात से मैं इख्तलाफ करता हूं। वो जो 25 साल आप देते हैं उससे नुकसान नहीं होता, उसे उनको मुल्ज़िमों को फायदा पहुंचता है और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है क्योंकि उनका केसेस का ताल्लुक सियासी हालात के साथ होता है, लेकिन और वो तब्दील हो जाती है। तो उन्होंने डिस्करेज किया जजमेंट को जज साहब ने, और उन्होंने कहा कि इससे आप पर भार आ जाएगा। फराज अली शाह साहब, 2 सवाल हैं। एक तो मैं शहबाज साहब के हवाले से सवाल कर रहा था कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त अभी तक जमानत की दायर क्यों नहीं की, क्योंकि परसेप्शन ये है, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन ये है कि वो अभी अंदर रहना ही उनको सूट करता है, बाहर जिस तरह के PDM का जो शोर शराबा हो रहा है उसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। जनरल पॉलिटिकल परसेप्शन ये है। तकनीकी वजूहत क्या हो सकती हैं आपके ख्याल में, एक तो ये बताइए। दूसरा, हमजा साहब के हवाले से मेरा सवाल है कि आपके ख्याल में हमजा साहब ने अपनी दरख्वास्त वापस क्यों ले ली, वहाँ से तकनीकी बुनियादों पर क्यों नहीं वो लड़ना चाहते थे? जी देख, सबसे पहली बात यह है कि मेरे बहुत ही मोहतरम और सीनियर्स जो हैं वो इस पैनल में शामिल हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से ट्रायल प्रोसीडिंग्स को जो है उसकी को इंटरप्रेट किया है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कौंसल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ओपिनियन जो भी अपने क्लाइंट को दे उसको केस के मुताबिक देख के देने हैं, मेरिट्स ऑफ द केस, कि आइदर वे ये बेल का केस है या ये बेल का केस नहीं है, या ये किस स्टेज पे बेल का केस हो सकता है। और सेकंड थिंग इज़ कि क्योंकि आपका नैब के हवाले से CRPC कोड तो ज़रूर है लेकिन पूरा कोड उस तरीके से अप्लाई नहीं करता। देखें कि बेसिकली ट्रायल जज के पास बेल देने का कोई इख्तियार नहीं है, ट्रायल जज के किसी को समन करने का इख्तियार नहीं है, ट्रायल जज के पास किसी को डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ओवरराइड करता है आपका ऑर्डिनेंस। और इसके अंदर मैं तो इसको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहता हूँ कि ये जो आपका 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आप फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी को एक राइट के तौर पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, नैब के केसेस के अंदर फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड पहले दिन से नहीं की जा सकती क्योंकि लॉ इस किस्म का रिजिड बनाया गया है जिसके लिए एक आम आदमी को जो अदालत के अंदर उसका इंटरम रिलीफ है वो बेसिकली प्रोवाइडेड ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज़, अब शहबाज शरीफ साहब के केस की अगर आप बात करें तो उनका केस अब बेसिकली अमजद परवेज साहब अगर कर रहे हैं तो ये अमजद परवेज साहब की जिम्मेदारी भी है और उनकी ये चॉइस भी है कि वो बेल किस वक्त जो है उनकी दायर करना चाहते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि जो हमारे लॉयर्स की अपनी अप्रोच होती है, हर आदमी एक अपनी नज़र से केस के मेरिट्स को देख रहा होता है, लेकिन जैसे कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि जो शख्स उसको केस को लेके लीड कर रहा है बेसिकली ये उसके इख्तियार में होता है कि वो किस स्टेज पे किस सीक्वेंस में बेल को वो दायर करना चाहता है। थर्ड थिंग इज़ कि ये जो बेल्स जाती हैं हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर ये रिट के सीक्वेंस में जाती हैं क्योंकि बेल के जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन है वो उस तरह से प्रोवाइडेड नहीं है और इसमें रिट में जाना पड़ता है और उसमें हम बेल करते हैं तो रिट में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बेसिकली कोर्ट कर नहीं सकती अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे इस हवाले से नैब के लॉज के हवाले से पहले ही केस बड़ा लिमिटेड सा होता है। और सेकंड थिंग के केसेस के अंदर जो हमारे जिसमें सियासत या पॉलिटिकल लोग शामिल हैं उस पर फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट होती है अगर बेल हो जाए तब भी, और अगर बेल ना हो तो वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है और वो लोग इस रिलीफ के अगेंस्ट अपना पॉलिटिकली भी फैसला करना होता है ना कि अगर बेल हो गई तो उसका उनको क्या होगा, अगर बेल खारिज हो जाती है तो पॉलिटिकली मतलब वजूहात सियासी हो सकती हैं आपके ख्याल में? जी जी बिल्कुल, और ये होती भी हैं। जैसे अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब का केस कर रहा हूँ तो उसके अंदर हमने
बड़ी अर्ली स्टेज पे उनकी बेल फाइल नहीं की थी, और बाय द एंड बाय डिफॉल्ट जब हमने सेफ सिटी के हवाले से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करवा ली तो उसके बाद फिर हमने बेल फाइल की थी और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने वो बेल ग्रांट कर दी थी। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें जो है उसको हम देखते हैं मेरिट्स के हवाले से और मेरिट्स के राइट जी, राइट सर। मैं एक चीज जो कामरान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि आपकी राय में हमजा शहबाज का जो केस है वो क्या हार्डशिप का केस बनता है? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं तकनीकी बुनियादों पर इसको मेरिट पर नहीं लड़ना चाहता, मैं हार्डशिप की बुनियाद पर लड़ना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं तो फिर हाई कोर्ट में आपने ये ग्राउंड नहीं ली थी, फिर आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं। आपके ख्याल में क्या इस पर हमजा शहबाज जो है वो इसको मेरिट पर क्यों नहीं लड़ना चाह रहे होंगे? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये केस हार्डशिप का केस है? नहीं, उसमें ऐसा है कि इन एनी केस ये जो एप्लीकेशन उन्होंने वापस ले ली या अगर वो ग्राउंड अवेलेबल था और वो विड्रॉ कर जाते हैं तो फिर ये ना आप हार्डशिप का ग्राउंड ले सकेंगे शायद, और ना जो है ना, क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए कि हार्डशिप का ग्राउंड उन्होंने पहले नहीं लिया, जुबैर केस है, अगर उन्होंने ये हार्डशिप का ग्राउंड पहले नहीं लिया और किसी एक ग्राउंड अगर फर्ज कर लेते हैं कि उनको अवेलेबल था और उन्होंने नहीं लिया तो इसका मतलब है उन्होंने खुद ओमिट कर दिया। जब जो चीज़ ओमिट कर दी उसको फिर दोबारा रेज नहीं कर सकते। उन्होंने नीचे जो है मेरिट पे जो है वो हाई कोर्ट में मेरिट पे उन्होंने प्रेस किया था, मेरिट पे यहाँ पे आके उन्होंने कहा मेरिट पे प्रेस नहीं करते, हार्डशिप पे लेते हैं। हार्डशिप पे चूंकि नीचे नहीं था तो वो इसमें उन्होंने वापस तो ले ली है, मगर मेरा व्यू ये है कि अगर ये ग्राउंड उस दिन जिस दिन उन्होंने पिटिशन फाइल की थी बिफोर दी हाई कोर्ट ये ग्राउंड उनको अवेलेबल था और उन्होंने रेज नहीं किया था तो अब उनको शायद मुश्किलात हों अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर परमिशन नहीं ली है। फिर हार्डशिप जो है ना कोई राइट नहीं है आपका ना, हार्डशिप तो हर आदमी को हार्डशिप है। फर्ज कर लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है उसको एक दिन जो है ना वो सूट नहीं करता, उसकी जो लिविंग स्टाइल है उसको अपना जेल में या कस्टडी में एक दिन भी सूट नहीं करता तो उसके लिए तो वो एक दिन का भी जो है ना वो हार्डशिप है। और कुछ लोग जो है ना कई सालों से पड़े होते हैं उन बेचारों का कोई जो है ना वो परेशान नहीं होता, उनके लिए वो भी हम कहते हैं कि हार्डशिप नहीं है। तो ये हार्डशिप जो है ना इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिसको हम जज कर सकें, कोई चीज़ फिक्स हो जाए ऐसी कि जिसके ऊपर जो है ना कहें कि ये वाकई जो है ना हार्डशिप का केस है। ठीक है, बहुत साल गुजर गए, उस वक्त कह सकते हैं कि हार्डशिप का केस है जब कोई अल्टरनेट नहीं है। मगर जो है ना यहाँ पे क्योंकि एक तो स्टैट्यूटरी डिले जो है वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, तो या तो ये कहें ना कि जी चलें उसी प्रिंसिपल पे स्टैट्यूटरी डिले के प्रिंसिपल पे असूल को बुनियाद बना के गो कि एप्लीकेबल नहीं है, तो एक बात वो हो सकती है। या फिर मेरिट की बात हो सकती थी, मेरिट पे अगर कर लेते, क्योंकि वापस लेना भी ना करना भी जो है ना मेरा ख्याल है मैं उससे एग्री नहीं करता इस वापस लेने के फैसले से, क्योंकि वापस लेने का मतलब भी ये है कि यू आर आउट नाउ। सही है। चले मैं इस पर चाहूंगा कि राजा आमिर अब्बास और आरिफ चौधरी साहब की भी राय लूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमतौर पर समझा यह जाता है कि अगर कोई शख्स बहुत सख्त बीमार है और जेल में अगर वो रहे एक दिन भी गुजारे तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ऐसे शख्स जो है वो हार्डशिप की बुनियाद पर केस अपना लड़ सकता है या दरख्वास्त दायर कर सकता है अपनी ज़मानत की। क्या ये तासुर जो आमतौर पर समझा जाता है ये दुरुस्त है? हार्डशिप यही होता है? और क्या हमजा शहबाज का जो केस है वो हार्डशिप की बुनियाद पर यह दरख्वास्त बनती है? आरिफ चौधरी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन दायर नहीं की, इसलिए वो किस बुनियाद पर इसे हार्डशिप का केस समझते हैं ये पता चलेगा जब वो ये ग्राउंड लेंगे। लेकिन असल में ये हार्डशिप की बजाय लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आरिफ चौधरी साहब उन्होंने कहा था ना जब उनसे पूछा गया जब उनसे पूछा गया था कि आप इसको मेरिट पे लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप पे, तो कहा गया था कि हार्डशिप पे, जिसके नतीजे में कहा गया कि फिर आप रेलेवेंट फोरम पे आपको जाना चाहिए और फिर दरखास्त वापस ली गई थी। तो उन्होंने वो इरादा तो यही रखते थे सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हार्डशिप कहीं भी डिफाइंड नहीं है और लॉ में इस अंदाज में इसकी कोई अभी तक तशरीह मौजूद नहीं है कि हार्डशिप क्या है। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस बात की वजाहत की है कि हार्डशिप जो है वो किसी एक बड़ी रिलेटिव टर्म है कि एक शख्स के लिए जेल जाना बहुत, यानी एक दिन उसके लिए जेल जाना बहुत तकलीफ दे हो सकता है और दूसरा शख्स जो है
उसके लिए भी तकलीफ दे होगा, लेकिन महसूस करने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंसान तो दोनों एक तरह के हैं, तकलीफ तो दोनों को एक तरह की है। अब जिसके सामने वो सवाल कर रहा है कि जनाब मैं तकलीफ में हूं, अब उसने देखना है कि क्या उसके नजदीक तकलीफ में होते हुए इंसान बराबर होते हैं या बड़ों की तकलीफ और होती है और छोटों की तकलीफ और होती है। तो यहां मैं समझता हूं कि जब वो बेल का केस बनाएंगे तो मेडिकल की ग्राउंड तो बाहर सूरत एक ऐसी ग्राउंड है, चूंकि पहले भी जो अगर हार्डशिप थी तो उसमें मेडिकल ग्राउंड जो थी बड़ी वाजे मेडिकल ग्राउंड थी, लेकिन अब अगर नौजवान शख्स जो है वो हार्डशिप का केस बनाता है और मैं हार्डशिप को साथ मेडिकल ग्राउंड के साथ मिला के अगर कहूँगा तो अभी तक तो कोई सामने ऐसी ग्राउंड आई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अदालतें हमारी जो है इस मामले में बिल्कुल इवन हैंडेडली ट्रीट करेंगी हर चीज को, क्योंकि अगर दो मेयारात कायम होते गए तो फिर कोई भी शख्स जो है वो अदालत का उस अंदाज में एहतराम नहीं करेगा और अदालत के फैसले जो है उनको उस नजर से नहीं देखा जाएगा जिस नजर से देखा जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जब असिस्ट करें कोर्ट को, वकला की भी ये जिम्मेदारी है कि उसी तरह अदालत का एहतराम मलूज़े खातर रहे, और अदालतों की भी अपने तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फैसले करते हुए कि कभी भी उनके अंदर वो जो है तराजू वो झुकना नहीं चाहिए किसी तरफ। और अगर एक शख्स जो है उसके लिए प्रिंसिपल जेल का जो कहते हैं कि प्रिंसिपल इज बेल नॉट जेल, तो वो ये सबके लिए होना चाहिए और केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का केस है और उस केस में क्या उस शख्स का मौजूद होना जेल में जो है वो कोई पर्पस सर्व कर रहा है, और अगर कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा तो फिर उसको एक सर और इसमें मगर चीज डिस्कस होती रहती है ना वकला की जानिब से जो हमजा शहबाज के हवाले से। राजा मेरे पास आप अगर इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि वकला ये समझते हैं कि 1 साल और 8 महीने हो गए हमजा शहबाज को, वो जेल में हैं। अब जब वो ताउन कर रहे हैं, वो पेश हो रहे हैं, वो जो उनसे मांगा जा रहा है वो उसको जवाब दे रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए वो उनको लगता है कि वो अगर मेरिट पे भी जाएं तो वो अदालत को कन्विंस कर सकते हैं कि उनकी अब जमानत हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको टाइम बहुत हो गया अदालत के अंदर, 1 साल और 8 महीने हो गए। ये हमजा शरीफ का जो केस है, ये जब हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में इन्होंने केस चलाया है मेरिट्स में, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं था हार्डशिप का या दूसरा। जब मेरिट्स पे चलाया तो मेरिट्स पे इनके खिलाफ इतना एविडेंस आ गया, इतनी बुरी तरीके से ये इन्वॉल्व होते हुए नजर आए कि हाई कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप वही पिटीशन ग्राउंड्स लेके जाते हैं जो हाई कोर्ट में थे। जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए और जब मेरिट्स पे इनके केस की बात हुई तो मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइंड नहीं थी, वरना ये कभी ना कहते कि मेरिट्स पे हमें केस नहीं लड़ना। जब मेरिट्स पे उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के मूड में है, हमारे खिलाफ इतना एविडेंस है, जमानत हमारा बनती नहीं क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, तो उन्होंने एक अपने जो है ना उस चीज को खत्म करने के लिए, जनाब हम फिर जाके कहीं से हार्डशिप का ग्राउंड, भाई आपको अब मेरिट्स पे दोबारा ये जोन सी है सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक इनको मेरिट्स पे अब दोबारा बेल नहीं मिलेगी। अब इन्हें मिलेगी कि ये जी हार्डशिप क्या चीज है? हार्डशिप तो ये है कि जनाब आप या तो दोबारा से वो जेली प्लेटलेट्स की किस्म के सर्टिफिकेट बनाइए जैसे नवाज शरीफ ने बनाए थे, और फिर कहेंगे जी पाकिस्तान की जेलों में या जेल में ये इलाज मुमकिन नहीं। ये वो चीजें हैं कि ये तमाम चीजें अब अदालत देखेगी। हार्डशिप ये होती है कि जनाब अगर जेल के अंदर तमाम चीजें मुयस्सर हैं, या इवन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है कि आपको जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े तो उसकी भी इजाजत होती है, उसकी भी बेल नहीं बनती। अब सिर्फ ये कि एक अच्छी, जैसे नवाज शरीफ के केस में हमने देखा कि जमानत दे दी गई कि जी वो एक अच्छे आबो हवा में रहें कुछ हफ्तों के लिए, तो ये मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट कॉन्सेप्ट को देखेगी और एक वहां पे कंसिस्टेंट व्यू बनेगा कि जनाब अगर तो खोसा साहब की जजमेंट को फॉलो करना है, उस जजमेंट में लिख दिया गया है
कि नैब के केसेस में मां सिवाय हार्डशिप के किसी और ग्राउंड पे आपको जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ख्वाजा बिरादरान की जो है बेल की दरखास्त से देखते हैं तो 80 सफ़े में हमें मेरिट्स नजर आता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की गालिबन मैं समझता हूं एक जजमेंट आएगी जो नैब के केसेस में ये फाइनली डिसाइड कर देगी कि क्या आया मेरिट्स पे इसमें जमानत हो सकती है या नहीं, या सिर्फ हार्डशिप पे होगी। राइट सर, चलें, ये बिल्कुल सही है, आपने कहा कि इसको सेट करना चाहिए। अब मामला यह है एक और जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो केस है जिसमें उनके नायब मजीद उनका फिजिकल रिमांड मांग रहा था, लेकिन एहतसाब अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया। आप फराद साहब आप कैसे देखते हैं क्यों नायब को उनका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं मिल सका और जुडिशल हो गए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो नैब हो या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, वो रिमांड अगर सीक करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट को ये देखना होता है कि जो गाइडेड प्रिंसिपल्स एपेक्स कोर्ट ने सेटल किए कि उनको प्रोग्रेस देखनी होती है कि आइदर वे जो प्रीवियसली रिमांड दिया गया था उसमें उनकी क्या प्रोग्रेस रही, और सेकंड ये उन्होंने देखना होता है कि मजीद किस लिए उनको रिमांड दरकार है, क्योंकि नैब की केसेस के अंदर ज्यादा एविडेंस डॉक्यूमेंट्स पर बेस करती है, और कोर्ट जब इस चीज को असरटेन कर ले कि अब मजीद रिमांड देना जस्टिफाइड नहीं है तो वो उनको जुडिशल करने का ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन अगर नैब समझती है कि ये ऑर्डर अगेंस्ट दी फैक्ट्स हुआ है तो वो उसको बिल्कुल असेल कर सकते हैं उस ऑर्डर को, और उसको वो बिफोर दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ले जा सकते हैं और उसमें वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं, मजीद रिमांड वो सीक कर सकते हैं। तो ये हर केस का मेरिट जो है रिमांड के हवाले से डिफरेंट होता है कि बेसिकली प्रोग्रेस जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वो देखनी होती है। लेकिन मैं एक चीज आपके इसके साथ जो प्रीवियसली आपकी बहस चल रही थी मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारा जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की बेल का आपने पूछा, उसमें बेसिकली जो भी ग्राउंड आपको एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपने वो एजिटेट नहीं किया तो वो नज़ीर अहमद केस है हमारा PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट है उसमें 241, जिसमें एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल कर दिया कि अगर वो ग्राउंड्स आपने प्रीवियसली एजिटेट नहीं की तो सेकेंडली वो आपको अवेलेबल नहीं होंगी चाहे आपने विड्रॉ किया हो, और अगर आपने आर्गूमेंट करने के बाद विड्रॉ किया तो यही समझा जाएगा कि उस दिन जो आपको मेरिट्स अवेलेबल थे वो आपने सारे के सारे एग्जॉस्ट कर लिए, और अगर आप सब्सिक्वेंटली को बेल एप्लीकेशन लाएंगे तो आपको फ्रेश ग्राउंड चाहिए। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था हार्डशिप का, बेसिकली CRPC में हार्डशिप कहीं पे डिफाइंड नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जितना आपकी स्टैट्यूटरी ग्राउंड जब हमारी CRPC में से मिन्हा कर दी गई थी तो उस वक्त जो बहुत ज़्यादा लोग बिहाइंड दी बार कई साल से थे, तो उन जजमेंट्स के अंदर हमें हार्डशिप का वर्ड मिलता है। इसको आप मेडिकल ग्राउंड के साथ अटैच नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि मेडिकल ग्राउंड जो है वो तो टोटली एक डिफरेंट ग्राउंड है कि किसी आदमी को कोई ऐसी बीमारी लाहक है कि जिसका जेल प्रेमिसेस के अंदर इलाज पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए जो जेल में पॉसिबल नहीं है, तो वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल्स आती हैं और उसके ऊपर कोर्ट ने फिर मेरिट ऑफ द केस को नहीं देखना होता, बल्कि एक इंसान की जान बचाने के लिए उनको मेडिकल ग्राउंड्स में देखना होता है कि लेकिन आप हमजा साहब के केस में आप क्या देखते हैं कि हार्डशिप को बुनियाद बनाया जा सकता है वकला की तरफ से? मैं एज ए लॉयर ये समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि उनके 2 साल पूरे होने वाले हैं तो उन्होंने इस वक्त मेरिट को पूरे तरीके से टच करने की बजाय कि उनका वो 2 साल की जो स्टैट्यूटरी पीरियड की ग्राउंड थी वो उनकी किसी तौर पे भी अगर वो डैमेज ना हो जाए, जिसलिए उन्होंने विड्रॉ की। और सेकंड थिंग इज कि हमारी पुरानी जो जजमेंट सी बेल के हवाले से उसमें लिखा जाता था कि जो ऑब्जर्वेशन बेल स्टेज पे दी जाएगी वो ट्रायल कोर्ट के लिए कभी भी ट्रायल का फैसला करते हुए बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि प्रेजुडिस थोड़ा सा फीलिंग्स आती है कि अगर एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे आपको बेल आपकी खारिज करते हुए 50-60 सफ़े का ऑर्डर अगर पास कर दें तो नीचे आपके केस को इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से ये अब ट्रेंड बन गया कि अगर आपकी बेल के लिए जज साहबान कन्विंस नहीं हुए तो मेरिट पे बेल सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवाने की बजाय विड्रॉ कर ली जाती है। लेकिन विड्रॉल अमाउंट्स टू डिसमिसल ऑफ बेल ग्राउंड्स पे आप दोबारा बेल अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो बड़ा सेटल सी बात है। हाँ, अब स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर अगर आते हैं तो उसके अंदर बेसिकली मेरिट के अलावा आपको ये देखना होता है कि जो डिले हो रहा है वो डिले किसकी वजह से है, इधर वो एक्यूज्ड या उसके बिहाफ पे पेश होने की वजह से हो रहा है या वो डिले जो है प्रोसिक्यूशन की वजह से हो रहा है। और नैब की केसेस के अंदर जैसे अभी कहा जा रहा था कि जी वकला बहुत ज्यादा डिफेंस साइड से डेट्स लेते हैं, इस तरह की बात नहीं है। अगर आप लाहौर शहर की बात करें
तो ये 1.5 करोड़ की आबादी है, और आप आके नैब के जजेस देखें, 3 जजेस हैं, और जिसमें से बहुत सा टाइम वो जजेस की कोर्ट्स वेकेंट थी, जिस वजह से नैब की तरफ से वो प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकी कोर्ट्स के अंदर, और वैकेंसी की वो प्रोसीडिंग जो थी डिले का शिकार थी। अदालतों पे बर्डन है, ये बात ठीक है बिल्कुल। जी बर्डन भी है, और उसके अलावा नैब की तरफ से जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं इनके, अगर आप केसेस का सर्वे करें तो इसके अंदर ये एक दफ़ा रेफरेंस देते हैं, उसके बाद इंटरनल रेफरेंस देते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट रेफरेंस देते हैं। तो जब आप सब्सिक्वेंट रेफरेंस लाते हैं तो आपकी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स जो है वो डिनोवो प्रोसीडिंग्स का में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कोर्ट को दोबारा से चार्ज फ्रेम करना पड़ता है और वो प्रोसीड करना पड़ता है। तो इस वजह से भी डिले हो रहा है, सिर्फ वकला की वजह से या डिफेंस साइड की वजह से केसेस जो। और फिर सेकंड थिंग इज कि जब एक कोर्ट के अंदर एक केस टेकअप हुआ हुआ है, चाहे उसमें 10 केसेस लगे हुए हैं, तो वो कोर्ट एक टाइम पे एक ही केस टेकअप करती है। मैं इसमें हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर ये हमारे पास सेशन जजेस अवेलेबल हैं, हमारे पास मजीद जजेस हैं हमारे पास जिनको कोर्ट्स हाई कोर्ट के अंदर उनको एज ए OST लिया गया है, तो जब तक आप कोर्ट्स की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद जब तक आप देखें ATA लॉज के अंदर आपने अमेंड किया ATA को, आपने लिखा कि आपने 2 से ज्यादा डेट्स जजेस नहीं देंगे। तो अगर आप नैब ऑर्डिनेंस के अंदर भी इस किस्म के प्रोसीजर को, क्योंकि आपने CRPC को तो अप्लाई कर, तो प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है। राइट सर, बिल्कुल सही है शाह साहब, मैं एक बिल्कुल सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं। हमने बात कर ली है हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ की, और हमने बात की ख्वाजा आसिफ साहब के केसेस की, कहाँ किस मरहले पर हैं और क्या चल रहा है। अब ज़रा सिंध का रुख करते हैं और देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब कितने दबाव में हैं, उन पर जो रेफरेंस आया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ जो नए इंकशाफात हो रहे हैं, नैब के इल्म में नई चीज़ें आ रही हैं और कॉल अप नोटिस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने 25 करोड़ या 10 अरब रुपए की एक करप्शन, मुबैना करप्शन का जिक्र किया है, उस पर कॉल अप नोटिस हुए हैं। तो उस पर भी बात करते हैं, छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। नैब पर बहुत सारे केसेस का बर्डन है और रोज़ बरोज़ नई चीज़ें आती रहती हैं सामने। अब मैं मिसाल के तौर पर 2 नई चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, और ये बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट है। एक तो नैब के इल्म में ये मामला आया कि हैदराबाद रीजन में जो घोस्ट मुलाजमीन हैं, उनका इंकशाफ हुआ कि ऐसे मुलाजमीन जिनके जाली एम्प्लॉय ID क्रिएट किए गए, जाली एम्प्लॉय ID क्रिएट करने के बाद उनको काफ़ी अरसे तक तनख्वाहें अदा होती रहीं, फिर उनको रिटायर करवाया गया, और फिर रिटायर करवा कर उनको पेंशन अदा कर दी गई, जबकि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये मुबैना तौर पर ये कहानी, ये जो है वो ये चीज़ें अभी नैब के इल्म में आई हैं, जिस पर इंक्वायरी होनी है, फिर इन्वेस्टिगेशन होना है, और ये मुबैना तौर पर 10 अरब की करप्शन है। फिर इसी तरह से माजूरों की बहाली के हवाले से एक प्रोजेक्ट था जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अमल में लाया जाना था, और उस डिपार्टमेंट में भी 294 घोस्ट मुलाजमीन या ऐसे लोग रखे गए हैं जिनका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, और उनकी अदायगियों का रिकॉर्ड मिला है, और उनको भी जो है वो अब कॉल अप नोटिस हुए हैं नैब की तरफ से। डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, उन लोगों को जो मुतल्लिका अफसरान थे इदारे के जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको नैब की तरफ से बुला लिया गया है। और फिर मुराद अली शाह साहब आप जानते हैं वज़ीर ख़जाना हैं, उन पर वज़ीर ख़जाना भी हैं वज़ीर आला होने के साथ साथ, और उन पर भी नैब रेफरेंस बन गया है। कैसे देख रहे हैं सर कामरान मुर्जा साहब आप मुराद अली शाह साहब के रेफरेंस को? पहले तो इस पर बात कर लें कि जिसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ओमनी ग्रुप में पैसों का आना, ये सारी चीज़ें JIT रिपोर्ट में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, तो ये कितना सीरियस रेफरेंस है? मुराद अली शाह साहब कितने मुश्किल में होंगे? उससे ज़्यादा एक सीरियस बात है, कभी शायद हमने इस पर गौर नहीं किया। उससे ज़्यादा सीरियस बात यह है कि हमजा शहबाज पे, आसिफ साहब पे, ख्वाजा आसिफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, मुराद अली शाह साहब पे। मुराद अली शाह साहब तो खैर पहले भी पावर में थे। ये उस वक्त केसेस क्यों बनते हैं जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं, या ये जो अब लोग जो बैठे हैं पावर में, इन पे उस वक्त क्यों केसेस बनेंगे जब ये पावर से चले जाएंगे? ये जो है ना $1 मिलियन का सवाल है। ये इसमें कि ये तो उस वक्त जो इनकी नॉलेज में आता है जब लोग पावर में। सर मुराद अली शाह साहब तो पावर में है, मगर बाकी लोगों की जो पहले जो
जी। नहीं, वो पावर में है। ये पहला केस है जिसमें वो पावर में है और उसके ऊपर जो ना वो उन्होंने केस बनाया है। इससे पहले बाकी इसके साथ साथ जितने भी केसेस हैं वो सारे उन लोगों पे हैं जो वो पावर से जब चले जाते हैं फिर उसके बाद बनते हैं। और जब ये जो अभी जो लोग पावर में हैं इन पे जो केसेस बनेंगे वो अगले रिजीम में बनेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। आप उस वक्त केसेस बनाइए जैसे मुराद अली शाह पे बनाया, ठीक है, उन पावर में भी रहें और केस भी जो ना फेस करें, कोई ऐसी बात नहीं। अगर उन पे केस बनता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस भी जो ना वो भुगतें। तो ये केसेस जो है ना वाकई संजीदा केसेस हैं, ये इल्जामात की हद तक संजीदा केसेस हैं, मगर ये फिर इसके जो है ना वो मतलब जो है उसका जो चीज़ें जो फ्रस्ट्रेट करती हैं इन केसों को, वो एक डिले जो है ना वो फ्रस्ट्रेट करता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुराद अली शाह साहब इनोसेंट है, तो इनोसेंट है तो जो ना वो नैब ने जो ना वो अपने एक पीरियड दिया हुआ है जो कि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, उसके ऊपर दोबारा गौर होना चाहिए। ये 30 दिन का शायद पीरियड है कि ट्रायल कंक्लूड करना है, तो 30 दिन ना हो, 6 महीने हो, मगर एक वो वक्त जो है ना इसके लिए मुख्तस होना चाहिए ताकि वो इनोसेंट है तो वो इनोसेंट उनको 6 महीने में उनकी इनोसेंस पता चल जाए। और अगर खुदा न खास्ता वाइस वर्सा है, कोई इसके उलट बात है, तो भी जो है ना वो 4-6 महीने में ये चीज़ सामने आ जानी चाहिए। तो वो ये इस तरह से ये जो दूसरा ट्रायल होता है, ये तो एक तो केस का ट्रायल है ना, उसके अलावा जो पॉलिटिकली ट्रायल होता है, जो मीडिया ट्रायल होता है, जो फैमिलीज़ के अंदर ट्रायल होता है, वो इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है इन सालों के अंदर। इसमें गो के बाज़ औक़ात हमारा भी फॉल्ट होता है, बाज़ औक़ात कोर्ट्स का भी फॉल्ट होता है, बाज़ औक़ात मुल्ज़िम का फॉल्ट होता है। ये सारे हम मतलब वो मल्टी रीजंस हैं जिनका फॉल्ट होता है, मगर इसको कंट्रोल किसने करना है? इसको कंट्रोल सिस्टम ने करना है। सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। केसेस ये संजीदा है, मगर इसमें 4-6 महीने में इस संजीदा का किसी एक तरफ का कोई रिजल्ट आना चाहिए। इनोसेंट है, इनोसेंस जो ना वो प्रूव हो के इज्जत से घर जाएं और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों वो नैब भुगते, और अगर वो इनोसेंट नहीं है तो फिर ये घर जाएं, इसके कॉन्सिक्वेंस ये भुगतें, फिर ये सही है। बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, लेकिन एक और मामला भी है ना, हम ये देखते हैं कि अभी इसी पर बात कर रहे थे कि केसेस की तवालत पर, कि वो क्यों तवील हो जाते हैं, वो कई साल तक चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 110 गवाहान है, 4 की अभी तक जरा मुकम्मल हुई है। लेकिन इस पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव सामने आता है वो ये आता है कि देखिए जी 2 साल से आप इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और अदालतों में चल रहा है, आज तक कुछ साबित नहीं हो सका। भाई साबित तो तब होगा ना जब ये केस मुकम्मल होगा और प्रोसीड हो जाएगा, तो एक नैरेटिव ये सामने आ जाता है। तो ये जो कामरान साहब बात करें शायद उसका एक पहलू ये भी है। आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? और प्लस जो मुराद अली शाह साहब के हवाले से मैंने सवाल किया है कि उन पर जो जाली अकाउंट्स और फिर ओमनी ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ और उसकी बुनियाद पर रेफरेंस का फाइल होना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, ये जो केसेस में बेल हो जाती है या नैब कामयाब नहीं होती प्रोसिक्यूशन को कंक्लूड करने में, या अदालतों से फैसले नहीं आते सज़ा के, तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में इस कदर करप्शन नहीं हो रही। पाकिस्तान में करप्शन को कवर करने वाला तरीक़ेकार और जो सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत है करप्शन करने वालों से। यानी जो करप्शन करने वाले जो है वो उनके पास ये तरीक़ेकार मौजूद है कि वो करप्शन भी करते हैं और उसके बाद बिल्कुल सीना ठोंक के खड़े हो जाते हैं कि जनाब ये सारा सियासी मामला है। और उसमें देखें पिछले 20 साल से, आप देखें पिछले 20 साल से आपने ये देखा, ये आपके सामने रिसेंटली जो वाक़या हुआ है उसमें हुआ क्या कि खुद जो ये चाहते थे कि इन लोगों से रिकवर करें पैसे जो पाकिस्तान से बाहर लेके गए थे जिन्होंने करप्शन की थी, वो खुद जब उन्हें सियासत में जरूरत पड़ी पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के तहत, उन्होंने फायदा उन्हें पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस तरह मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि लोग तुले हुए हैं, आपस में इकट्ठे हैं इस मामले में कि जिन जिन के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, हुकूमतें आती है चंद दिनों के लिए और उनके पास पॉलिटिकली इतने पावरफुल हुकूमत वाले होते भी नहीं है। यानी मतलब ये कि वो एक आर्जी सा सिस्टम होता है और उसमें सही है। इसका हल क्या आरिफ चौधरी साहब? इस पर मैं आपके इस पर रिमार्क्स लेना चाहूंगा कि इसका हल क्या, लेकिन पहले राजा आमिर अब्बास साहब की मैं राय ले लूं। जी राजा आमिर अब्बास साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका हल तो बहुत सा, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं
नैब के बारे में कि इसमें काफ़ी वक्त चाहिए हमें कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकें कि जनाब ये इश्यूज़ क्या हैं। आप देखिए कि ये कौन सी नैब है कि ख्वाजा आसिफ को तो अरेस्ट कर लेती है, मुराद अली शाह को क्यों नहीं अरेस्ट करती? उसके खिलाफ ओमनी का भी केस है, उसके खिलाफ वो भी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आवाम को समझ आनी चाहिए कि क्या वजह है कि जिस दिन मर्जी हो एक शख्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ख्वाजा आसिफ का केस बड़ा है या मुराद अली शाह का केस बड़ा है? तो ये क्या वो जो हमजा को पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे पीपल्स पार्टी के? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए थोड़ा सा अगर लंबा प्रोग्राम हो, टाइम हो, तो फिर आवाम को समझ आए कि नैब की तरफ से ये किस किस्म की एहतसाबी अमल है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, सैयद फरहाद अली शाह साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।